गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, ऑन 4 अगस्त 2021 4 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया। ये बिल बेसिकली ऐसे मैटर पे है जो आपको याद होगा, फाइनेंस एक्ट 2012 28 मई 2012 को फाइनेंस एक्ट 2012 के का को प्रेसिडेंट का असेंट मिला था। अब फाइनेंस एक्ट 2012 क्या था? बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2012 में जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो ये था कि गवर्नमेंट ने एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए हुए थे थ्रू फाइनेंस एक्ट 2012। उसमें ये था कि इन्होंने 28 मई 2012 के पहले कोई भी इंडियन एसेट्स इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र किया गया है अगर फॉरेन कंपनी के द्वारा, तो उसको टैक्स करने का अमेंडमेंट लाए थे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस रिसेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोक सभा in the name of taxation amendment bill 2021, we first go to the history कि बेसिकली ये क्या था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या हुआ था कि सेक्शन हमारा एक सेक्शन 9 है जो इनकम डीम एक्रू और डीम टू एक्रू इन इंडिया की बात करता है। बेसिकली ये सेक्शन ये बोलता है कि रेजिडेंट के लिए नॉट ओनली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रू इन इंडिया, इवन दैट विल बी टैक्सेबल इफ इनकम डीम टू इन इंडिया, डीम टू एक्रू इन इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था कि 2012 के पहले बहुत सारी कंपनी जो फॉरेन की कंपनी थी उन्होंने इंडिया में आया, बिजनेस किया, इंडिया में इन्होंने एसेट्स बनाया और फिर इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन कंपनी थी, जो होल्डिंग कंपनी थी या पेरेंट कंपनी थी, क्योंकि उसका स्टेक होता था इंडियन एसेट्स में, इंडियन कंपनी में, तो वहाँ पे क्या करते थे ये लोग कि फॉरेन में ही जो होल्डिंग कंपनी होती थी उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करके जो है इंडियन एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया जाता था इनडायरेक्टली। ठीक है, तो और इस तरह वो इवेट कर जाते थे, अवॉइड कर जाते थे टू पे द इनकम टैक्स इन इंडिया, और इंडिया की जो उनकी एसेट्स होती थी वो ट्रांसफ़र भी हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो है इस तरह से लोग हज़ारों करोड़ रुपए का इंडियन एसेट ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है उसने नोटिस भेजना शुरू कर दिया रिगार्डिंग इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एसेट्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, और इस तरह से लिटिगेशन स्टार्ट हो गया इन सारे ट्रांजेक्शन पे। और इसमें जो वेरी वेल नोन केस रहा है वो वोडाफोन यूके ग्रुप एंड कैंड एनर्जी PLC,
ये दो केस वेरी वेल नोन केस है। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है ऑफ इंडियन एसेट्स हेल्ड बाय फॉरेन कंपनीज बाय ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के हेड में जब भी कोई एसेट ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इस तरह से टैक्स बहुत ही अवॉइड हो रहा, और उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिस इशू करना शुरू किया और लिटिगेशन स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद फाइनली जो भी एसएससीज थे, और उस समय 17 केसेस थे, 17 केसेस थे इस तरह के, जो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग थे। और फाइनली 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इन द फेवर ऑफ एसएससी, और उसमें ये बोला गया कि अगर कोई इंडियन एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है बाय ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं हो पाएगी इन इंडिया इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में वर्डिक्ट दिया। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं हो रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2012 में ये इंसर्ट किया। अब वहाँ पे उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाए टू टैक्स द इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। और उन्होंने बोला कि इसके, और ये जो एक्ट आया फाइनेंस एक्ट जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, फाइनली वो प्रेसिडेंट का असेंट मिला उसको ऑन 28 मई 2012, और वो इफ़ेक्टिव हो गया 28 मई 2012 से। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था, फाइनेंस एक्ट जो पास हुआ उसमें ये था कि 28 मई 2012 के पहले कोई भी इंडियन एसेट्स अगर ट्रांसफ़र होती है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ डायरेक्टली मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ, बट इसको इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करने का मतलब हुआ बाई ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ, बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई केस होता है तो उसको गवर्नमेंट टैक्स इनकम टैक्स कर सकती है। और इस तरह से बाई पासिंग दिस फाइनेंस एक्ट एंड बाई इंट्रोड्यूसिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एसेट्स, गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी कंपनीज को नोटिस गया। अब पुराने केस भी इस एक्ट के आने के बाद खुलने शुरू हो गए। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो इमेज है इन फॉरेन एट इंटरनेशनल लेवल वो डैमेज होना शुरू हो गया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि ये जो है फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है टू इन्वेस्ट देयर मनी, बिकॉज यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ जाता है, और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आने के कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो द मैसेज वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन इन दिस वे। और जो इसमें दो फेमस केस आए वो एक वोडाफोन ग्रुप ऑफ यूके एंड कैर्न एनर्जी। कैर्न एनर्जी का जो हिस्ट्री था वो ये था कि कैर्न एनर्जी ने 1994 में ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया इन इंडिया, और 8 डेकेड लेटर दे फाइंड
ए ऑयल रिफाइनरी इन राजस्थान, ह्यूज ऑयल रिफाइनरी। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे इंडियन एसेट्स बनाया और फाइनली इसको लिस्ट कराया ऑन BSE इन 2006। 2006 में इन्होंने यहाँ पे जो लिस्ट भी करा लिया एसेट्स को जो इन्होंने बनाया। और फिर इसके बाद 2011 में ये लिटिगेशन स्टार्ट हुआ टू टैक्स दीज इंडियन एसेट्स। और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया इन द फेवर ऑफ SSC। और फिर 2012 में ही 28 मई 2012 को फाइनेंस एक्ट 2012 एप्लीकेबल हो गया बाय इंट्रोड्यूसिंग बाय टैक्सिंग द इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एसेट्स। ठीक है, तो ये केस की हिस्ट्री थी कैन एनर्जी का। इसी तरह वोडाफोन का भी था केस। वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर ट्रांसफ़र किए गए थे और उस ट्रांसफ़र होने उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो वोडाफोन का इंडियन एसेट्स था वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने इस पे भी इस अमेंडमेंट के थ्रू टैक्स लगाया। हाउएवर ये केसेज अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 को कैन एनर्जी का जो केस था इसमें एक वर्डिक्ट आया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, जो कि इन द फेवर ऑफ SSC आया। और उसमें ये बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रीटी होता है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है इंटरनेशनली, उस पर टिप्पणी करते हुए वहाँ का जो ट्रिब्यूनल था उसने बोला कि द टैक्स रेज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक्ट ये अगेंस्ट द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अगेंस्ट है। और इस तरह जो केस का वर्डिक्ट था वो वेंट इन द फेवर ऑफ SSC हुआ। तो इसके बाद भी गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हुई एट द इंटरनेशनल लेवल। और गवर्नमेंट को फिर रियलाइज़ हुआ कि आज के सिनेरियो में जब कोविड-19 चल रहा है, एवरी कंट्री वांट्स टू बूम इट्स इकोनॉमी बाय अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्योंकि आज के डेट में इकोनॉमी हर जगह जो है डाउनवर्ड है और हर कंट्री इसको चाहती है कि दोबारा उस स्टेज पे आए, प्री कोविड स्टेज पे जो था हमारी इकोनॉमी उसको बूम किया जाए। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी तो फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने लास्ट 7 ईयर्स में बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत ही पॉजिटिव अमेंडमेंट किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हुए हैं, बट ये सारे रिफॉर्म के बावजूद भी इस तरह की जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आए हुए थे और जिससे एक गलत मैसेज जा रहा था, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के हित में नहीं था। तो इसीलिए 4 अगस्त 2021 को जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए हुए हैं जो कि लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। और इस अमेंडमेंट बिल में के थ्रू सेक्शन 9 और सेक्शन 19, सेक्शन 9 जो मैंने आपको अभी बताया, एक्रू और डीम टू एक्रू इन इंडिया, उसमें एक प्रोविजो डाला गया जिसमें ये बोला गया कि भाई इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एसेट्स अगर होता है तो हम उसको टैक्स नहीं करेंगे।
और सेक्शन 19 जो चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 119 जो चार्जिंग सेक्शन था, यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा था इस तरह के ट्रांजैक्शन पे। वहाँ पे एक कंडीशन डाला गया कि अगर जो भी लिटिगेशन आज के टाइम में चल रहा है, उस लिटिगेशन को किसी भी स्टेज पे, चाहे वो वेरियस कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनली, डोमेस्टिक, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, तो उस लिटिगेशन को विड्रॉ किया जाए या एक अफिडेविट दिया जाए टू विड्रॉ द लिटिगेशन एंड as well as will not claim any damage, any charge, any interest, penalty by the SSC। तो हम ये जो नोटिस है, जो डिमांड है, इसको वेव ऑफ करेंगे। ये अमेंडमेंट लाया गया 119 में, और इसमें ये भी बोला गया, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है गवर्नमेंट के साइड से, कि जो भी टैक्स हमने रिकवर किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट गिवन बाई पासिंग द फाइनेंस एक्ट 2012, वो हम पे कर देंगे टू द SSC विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो अगर इसको एनालाइज किया जाए, जो अमेंडमेंट बिल लेके आए हुए हैं गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट का इंटेंशन जो अभी समझ में आता है वो यही है कि गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है टू डिफरेंट SSCs ऑन दिस मैटर बाय विड्रॉइंग द नोटिसेज एंड आल्सो बाय पेइंग द टैक्सेज रिकवर्ड टिल डेट अगेंस्ट दोज notices subject to not paying the interest on tax recovered previously। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप्स है इन दिस डायरेक्शन, और इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा एट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, और इससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड देयर विल बी ए सर्टेनिटी कि भाई यहाँ पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से कोई टैक्स की इफिकेसी नहीं लाई जाती। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसके कंटेंट अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर करें। और अगर आपको कोई इश्यू है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, either content of this video or any topic related with income tax, company, GST, तो आप अपनी क्वेरी हमारे को रेज कर सकते हैं, और यू कैन कॉल ऑन माय गिवन नंबर। यू राइट योर क्वेरी ऑन कमेंट बॉक्स और यू राइट क्वेरी ऑन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। धन्यवाद।